ठीक है, आज हम थोड़ा लॉज ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशंस की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो बेसिकली हमें स्टडी करना है दैट इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हमें स्टडी करना है। तो अब तक पुरानी स्टडी से हम ये तो जान चुके हैं कि मोशन के लिए वी रिक्वायर्ड अ फोर्स, है ना, फोर्स। और लीनियर मोशन। अगर आपको लीनियरली किसी बॉडी को we wants to move a body to take linear motion, तो लीनियर मोशन के लिए आपको एक फोर्स का जरूरत है, फोर्स का जरूरत है। इट ऑलवेज नॉट करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि कुछ मोशंस में आपको कपल ऑफ फोर्स का भी जरूरत पड़ता है, जैसे कि रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन में आपको एक से ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो आपका कोई रॉड है, इफ यू वांट्स टू रोटेट दिस रॉड, इफ यू वांट्स टू रोटेट दिस रॉड, तो एक तो फोर्स हमको इस साइड लगाना है और एक लगाना पड़ेगा। then this rod will start rotating about this axis. तो इसका बात तो हम बाद में करेंगे, बट फॉर लीनियर मोशन at least you required a force, at least you required a force for your linear motion. तो जब ये बात आई लीनियर मोशन का, तो सबसे पहले इसका एनालिसिस गैलीलियो ने इस पे सबसे पहले अपना आइडिया दिया था। सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, बाद में न्यूटन ने इसे फॉर्मुलेट किया था। उन्होंने बात ही बताई कि सपोज आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कोई इंक्लाइन प्लेन आप ले लें, सपोज इट टू के इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे, एंड देन अगेन ए इंक्लाइन प्लेन सच एन अदर वे। ठीक है, टू इंक्लाइन प्लेन आपने ले लिया, सेम डायरेक्शन, मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन इसका, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड। ये कुछ आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस पे अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इट्स फ्रिक्शन इसमें नहीं है, इट्स फ्रिक्शनलेस, देन दिस बॉल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड विल रीच अप टू दिस डायरेक्शन। बट ये इतना परफेक्टली नहीं बॉल आपका ऊपर पहुंच जाता, बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस सम, है ना, सम आपका यहाँ पे इट विल ड्यू टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे ये कुछ इसमें डिस्टर्बेंस, इट विल एक्सपीरियंस सम डिस्टर्बेंस। देन ही डिड अनदर एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्मूथ कर्व लिया, कि स्मूथ कर्व सा उन्होंने ड्रॉ किया। उस कर्व से उन्होंने देखा कि बॉडी को मान लीजिए अगर आप यहाँ से छोड़ दें, देन इट विल गो लाइक दिस आप ये पाथ फॉलो करके इट विल गो एग्जैक्टली लाइक दिस, ड्यू टू योर फ्रिक्शनलेस योर, अगर आपका सिस्टम इन्होंने ड्रॉ किया, इसमें अगर बॉल को आप यहाँ से रिलीज करेंगे, देन आफ्टर ये ऑसिलेट करने लगा। तो अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बॉल इनफाइनाइट टाइम के लिए इसमें ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, देयर आर सम अदर ड्रैग्स, एयर ड्रैग वगैरह की वजह से कुछ इफेक्ट आएगा, बट उन सारे इफेक्ट को अगर हम नेग्लेक्जिबल मान लें, देन यू विल फील दैट दिस बॉल विल ऑसिलेट infinitely number of times in this system, है ना। देन गैलीलियो ने सोचा कि अगर हम इसको कर्व ना देंगे, इसको टोटली ऐसे सीधा कर देते हैं, और इस बॉल को अगर हम यहाँ से रिलीज करते हैं, बॉल को यहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये बॉल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और है ना, ये हमेशा इसको मोशन में ये रहेगा। इट विल नॉट स्टॉप until and unless there is some external act on this ball. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया कि इनर्शिया आपका वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करता है मोशन को, विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, देन इट ऑलवेज बी रेस्ट, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट विल ऑलवेज मूव, है ना, until unless there is another force will act on it. ये बात हो गई। तो यहाँ से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया, और उसी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपका जो है दैट टोटली बेस्ड ऑन दैट इनर्शिया। ओके, तो ये बात हमने पहले भी मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा कि सपोज आपका कोई टेबल पे, मान लीजिए जैसे टेबल ले ली, ठीक है, सपोज वी चूज इट, उस पे आपका कोई ब्लॉक रखा हुआ है, एंड दैट ब्लॉक इज ऑन रेस्ट, ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे है। तो हमने पहले ही बात की थी, अगर इस पे आपका कोई
देयर इज नो मोशन, इट्स ओनली टोटली ऑन रेस्ट, ये पूरी तरह रेस्ट पे है। तो क्या ये इस पे जो फोर्सेस हैं, कोई क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक इक्विलिब्रियम में है। हाँ एग्जैक्टली, दे आर इन इक्विलिब्रियम। मीन सपोज यू अप्लाई सम फोर्स, देयर इज सम फोर्स, इसका आपका जो मास की वजह से यू एक्सपीरियंस आप फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा इस mg, और ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ दिस सरफेस इट विल एक्सपीरियंस आल्सो ए नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स आपके यहाँ पे बैलेंस है। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था न्यूटन ने, और इसको उन्होंने एक अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ दिया दैट टोटली बेस्ड, जो ये बताता है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो इफ ए बॉडी इज रेस्ट और इट्स मूविंग विद इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। यानी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या वो रेस्ट है, तो उन दोनों केसेस में उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस आपके जो होंगे, द नेट फोर्स इज जीरो, मींस दे आर द बॉडी, द फोर्स इन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम ना, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही आप कोई एक जरा सा भी एक्सटर्नल फोर्स आप इस पे अप्लाई करेंगे, देन द बॉडी विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, है ना, द बॉडी विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। इट इज ऑल अबाउट योर लॉज ऑफ मोशन में बात आती है। तो इस लॉज ऑफ मोशन में आपके तीन लॉज आते हैं, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि इन लॉ से आप पहले भी काफी ज्यादा फेमिलियर हैं अपनी अर्लियर क्लासेस में, है ना। तो एक बार हम इस लॉ को जरा एक बार इसका एक वो दे देते हैं, छोटा सा डेफिनेशन, है ना, एक छोटा सा एक बार देंगे, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। थोड़ा अभी हमने डिस्कस किया इसके रिलेटेड जो पुराना हिस्ट्री था और क्या क्या इस पे एक्चुअल में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। इस पे आते हैं जरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन defined as if the vector sum, if the vector and sum of all the, you know, all the forces, है ना, if the vector sum is better है, vector sum of all the forces acting on a particle and a particle is zero, then and only then and only then the particle remains unaccelerated। ठीक है, अनएक्सेलरेटेड का मीन्स हो गया remains at rest or moves with a constant velocity with uniform velocity। तो ये बात हो गई आपकी इससे रिलेटेड कि भाई आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होगी, यानी वेक्टर सम आपके हैं। जैसे कि हमने ऊपर का एग्जांपल लिया, तो ऊपर के एग्जांपल में अगर हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगाएं, देन वी कैन हैव कि अपर एक्सिस को अगर हम पॉजिटिव और डाउन को नेगेटिव ले लें, देन यू विल गेट n माइनस mg इज इक्वल टू 0, n माइनस mg इज इक्वल टू 0। फॉर दिस you will get your contact force is equally balanced by your gravitation force, है ना। so this is all about क्या हो गया ये, this is all about your Newton's first law। ठीक है, तो इसमें एक तो ये पॉइंट हो गया, एक तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जब आपका कांटेक्ट फोर्स, हेलो हेलो हेलो, आपका थोड़ा मुझे लग रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है नेट। हेलो हेलो जमाल,
ये हाँ, स्क्रीन और आप क्लियरली विजिबल है? हाँ सर, आई कैन। आई थिंक मेरा नेट तो ठीक अभी आ रहा है, मैं चेक किया। आई थिंक आपका कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। देख सकता हूँ स्क्रीन विजिबल है, आपकी आवाज भी क्लियर है। हाँ देन ओके, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हम ये करते हैं। तो एक तो ये टाइप का फोर्स हमने देखा कि एक टाइप का ये हमने देखा कि अगर आपका किसी सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, देन इन दिस केस हमने देखा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई आपका रूफ से, इफ वी अटैच सम रोप and if we apply some force, some block, if we attach some block to this roof, आपका सीलिंग से ये अटैच है, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा कि ये है, मैं या दैट इज बेस्ट एग्जांपल। ओके, सो आपका सीलिंग से एक मान लीजिए एक ये अटैच है, देयर इज सम ब्लॉक इज अटैच्ड विद योर सीलिंग, है ना। सो फॉर इन दिस केस आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट विल अप्लाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कितना हो गया mg, और इस फोर्स को यहाँ पे क्या बैलेंस करेगा, देयर इज सम टेंशन फोर्स टेंशन balance this gravitational force. So for this case, your T is equals to your mg, है ना। तो एक तो हमारा देखे कि कांटेक्ट फोर्स जब आपका सरफेस पे है तब आपका ये कांटेक्ट फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा था, एंड when a block attached to some rope, some string, then in this case a tension force will balance this your ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई अगर कोई बॉडी आपका रेस्ट पे रखा, ये तो बात हो गई कि बॉडी आपका रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बात करें। तो फर्स्ट लॉ आपका एक्सेलेरेशन के बारे में कोई बात नहीं बताता। doesn't explain what is acceleration. Acceleration, it only tells about rest and uniform motion. ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा अगर कोई बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, देन व्हाट इज दैट एक्सेलेरेशन। तो इसके लिए फिर न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ दिया। ठीक है, न्यूटन ने उसके लिए हमें क्या दिया, एक अपना सेकंड लॉ उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, बट उसको करने से पहले हम एक बात मोमेंटम को भी समझेंगे, व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, सो करने से पहले हम थोड़ा सा मोमेंटम को समझेंगे, है ना। तो ये बात हो गई। तो हमने अब तक एक बात अब क्या क्या समझी, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया न्यूटन लॉ से मोशन से। ठीक है, और सबसे पहले हमने इनर्शिया को समझा, इनर्शिया को। तो अगर आपसे कोई इनर्शिया पूछे तो आप उसको एक लाइन में क्या बताएंगे, व्हाट इज इनर्शिया अगर कोई पूछे। Inertia is the tendency of body to resist acceleration. is not actually exactly resist acceleration। तो इसको मतलब हाँ, एक थे इससे काफी तक ठीक बात है, बट इनर्शिया इज नथिंग बट inertia is it's resistance to change, resistance to change। यानी कोई भी बॉडी या हम भी, कोई भी नहीं चाहता कि वो हर कोई इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। एवरी पार्टिकल वांट्स टू स्टे इन इट्स इक्विलिब्रियम, बट अगर आपको इक्विलिब्रियम से उसको मतलब चेंज करना है उसका पोजीशन को, देन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, है ना। दैट्स ऑल अबाउट योर इनर्शिया। तो इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम इसका मोमेंट पढ़ेंगे, यानी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ, क्योंकि लीनियर मोशन हो रहा है तो मोमेंट इनर्शिया इज डिफाइंड एज ओनली रेजिस्टेंस टू चेंज दैट मोशन। बट अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स में स्टडी करेंगे, देन यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ दिस इनर्शिया व्हिच इज, क्योंकि मास और उसका रेडियस के फॉर्म में आएगा। बट इन दिस केस द ओनली थिंग विच प्रोड्यूसेस इनर्शिया वो क्या है, द ओनली पैरामीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया वो कौन सा है, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। That is mass of the body. Mass of the body is the parameter which is responsible for inertia. जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसके अंदर उसका इतना ज्यादा इनर्शिया, आपको उतना ज्यादा उसमें चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसके पास होगा चेंज के लिए, है ना। तो मासिव बॉडी हैज लार्ज इनर्शिया एंड लाइट बॉडी हैज लेस इनर्शिया, है ना।
तो ये बात हो गई इनर्शिया के बारे में, है ना। तो अब नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा न्यूटन सेकंड लॉ को समझते हैं पहले, फिर हम मोमेंटम करेंगे। पहले न्यूटन सेकंड लॉ हम करते हैं। तो अब हम थोड़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये इस चैप्टर में बेसिकली हमें जो करना है, ये हमें न्यूटन के तो तीनों लॉ को पढ़ना है, ठीक है, और इसी पे बेस्ड हम अपने फोर्सेस को ऐड करते जाएंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जैसे इसके बाद फ्रिक्शन को पढ़ेंगे और थोड़ा सर्कुलर मोशन को क्या स्टडी करेंगे। तो इतना हमें करना है इस चैप्टर में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है, अब ये बताता है कि मान लो आपका, अगर आप कोई सरफेस पे जब कोई एग्जांपल के तौर पे पहले मैं इसको डिस्क्लेम कर देता हूँ। मान लीजिए इस पे आपका एक ब्लॉक हमने ऐसे पुट कर दिया, पुट ए ब्लॉक, ठीक है, एंड नाउ if we apply some force over this block, if we apply some force over this, then it will start acceleration, then it will start accelerating. That acceleration is defined as the total force, the net force over this body, है ना, the net force over this body in the line of acceleration, the net force over this body on the line of acceleration, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये वाला फोर्स भी ऐड कर देंगे इसमें, या ये वाला भी ऐड कर देंगे, ये ऐड नहीं करेंगे। ओनली द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का लाइन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, देन यू विल ऐड ओनली एक्स डायरेक्शन फोर्स। तो वेक्टर एफ डिवाइड बाय द मास ऑफ दिस ब्लॉक व्हिच इज एम। So in this way we define Newton's second। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट के बारे में, बॉडी का पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में। सेकंड लॉ बताता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी बाय अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है, अगर ये बात समझ आती है तो फिर हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी लिख लेते हैं, लैंग्वेज फॉर्म की, लैंग्वेज कैसा है इसका। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, the acceleration of a particle as measured from an inertial frame of a particle as measured from an inertial frame from an inertial frame is given by the vector sum of all the forces acting on the particle ठीक है, divided by its mass। हाँ बताए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एंड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस सेकंड लॉ इज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डिवाइड बाय एम। ठीक है, या दिस इज योर फॉर्मूलिक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस योर स्टेटमेंट, है ना। ये हो गया, इसको आप एफ इज इक्वल्स टू एम ए भी मोस्ट जनरल फॉर्म हम इसको बोलते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ये बात होगी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो एक इसमें आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, कोई एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? हाँ, नहीं मतलब हाँ, एनीथिंग क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इसमें मैंने एक अनडिफाइंड आपने मैंने वर्ड किया है, एक अनडिफाइंड एक पॉइंट वर्ड है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम, है ना। इनर्शियल फ्रेम, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, व्हाट इज ए इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम, है ना। कुछ है आपको मतलब? हाँ, जिस फ्रेम में
न्यू वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पॉसिबल है उस फ्रेम को इनर्शियल। बट न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो सेकंड लॉ में भी अप्लाई करता है, तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है देन इज इट ए इनर्शियल फ्रेम? इज इट ए इनर्शियल फ्रेम? हाँ, ये पूछना था। ये हाँ, यस। एक्चुअली दैट्स नॉट ए इनर्शियल फ्रेम, है ना। इनर्शियल फ्रेम केवल वही इनर्शियल फ्रेम होते हैं जो कि आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जो फॉलो करते हैं दैट्स एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज इज द आइडिया कम्स फ्रॉम इनर्शिया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस a body which is at rest or moving uniform velocity, then it's a inertial frame of reference. You define inertial frame of reference. For that your acceleration is zero, almost zero, है ना। तो the best example of inertial frame of reference क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया आपका? बेस्ट एग्जांपल इनर्शियल फ्रेम का मतलब हम लोग जो लेके चलते हैं दैट्स एक्चुअली अर्थ अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इसका जो मोशन है दैट्स वेरी यूनिफॉर्म मोशन, दैट्स व्हाई वी डोंट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स। हमें नहीं पता चल रहा है कि अर्थ मूव कर रही है कि नहीं मूव कर रही, बिकॉज वी डोंट फील एनी फोर्स, बिकॉज ये एक्सेलरेट नहीं कर रही है। तो जब कोई बॉडी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा एक्चुअल में आप रेस्ट पे हो कि आप मूव कर रहे हो। अगर कोई कार आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है देन यू कांट से एक्चुअली कार को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, आपको नहीं पता कि आप उसको एक क्यूबिक फॉर्म दे दें, then you will never know that car is actually moving or not, है ना, the car is moving or not। तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू डू। अच्छा, यहाँ पे एक और भी पॉइंट राइज होता है। द पॉइंट इज दिस कि अगर आप इनर्शियल फ्रेम में एक इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, अगर आप इनर्शियल फ्रेम में कोई आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराते हैं देन दैट विल आल्सो बी, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे अर्थ आपका बहुत ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, बहुत ही कांस्टेंट, इट्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट वहीं पे अब अर्थ के ऊपर एक कार मूव कर रहा है दैट आल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम हो गया और वो कार भी इनर्शियल फ्रेम हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई आप फ्रेम लेते हैं दैट आल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन दैट फ्रेम आल्सो डिफाइन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो ये बात हमने इनर्शियल फ्रेम से बात के रिगार्डिंग काफी बात किया। इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस्ड फिर हम अपना ये थ्योरी आगे डेवलप करेंगे कि भाई कौन कौन से फ्रेम एक्सेलरेटेड में आ जाते हैं और कौन कौन से फ्रेम आपके इनर्शियल। तो यहाँ पे दो फ्रेम आ गए, दैट्स योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। The second law of motion is belongs to non-inertial frame of reference. ये बहुत that belong to non-inertial frame of reference। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे यार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, है ना। छोटा सा एक डेफिनेशन लिखेंगे कि हाउ यू डिफाइन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो द इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो एक बार या सिंपल है इस वे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम which obeys the Newton's first law of motion। Inertial frame are those frame where Newton's first law exists। Where Newton's first law exists। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। एक और पॉइंट इसमें लिख लें बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल फ्रेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके से रिलेटेड। ऑल फ्रेम्स moving uniformly all frames moving uniformly with respect to an inertial frame with respect to an
inertial frame of reference है ना, are themselves inertial, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने लिखे रिगार्डिंग अवर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम, ये बात होगी इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड। तो ये 2 पॉइंट, आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो व्हाट इज मोमेंटम, कैसे डिफाइन करते हैं आप इसको? हाँ थोड़ा सा बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। हाउ यू डिफाइन मोमेंटम? मोमेंटम is mass into velocity. या इट्स मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो अगर किसी भी पार्टिकल का उसका वेलोसिटी के साथ आप मास के साथ आप उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट मोमेंटम। तो व्हाई मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट? मोमेंटम इज बिकॉज मोमेंटम विल गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट कि आपको कितना फोर्स लगाना है किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराने के लिए या उसको रोकने के लिए, डी एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स लगाना है, दैट विल डिफाइन। यानी अगर आपके सामने एक छोटी कार है और एक बड़ा ट्रक है, छोटी कार में मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और बड़ा गाड़ी है, बड़ा ट्रक है, देन यू हैव टू अप्लाई लार्ज मोमेंटम टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, है ना। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है, दैट्स द पॉइंट। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आपका कैसे होता है, देन यू जनरेट सम मोमेंटम इन दैट बॉडी ना। Force is change in momentum. Exactly, force is nothing but your change in momentum. We define force is equal to change in momentum. इसको हम देखेंगे अभी कैसे, बताइए, ठीक है। तो जरा हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं मोमेंटम का, है ना। ये तो फोर्स के बारे में बात हो गई, इस पे तो अलग बात है, मतलब है इसी से रिलेटेड। बट नेक्स्ट पॉइंट एक छोटा सा इसका डेफिनेशन लेंगे, क्योंकि अगर आपका डेफिनेशन पूछा गया तो आप है ना, तो आपको थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। सो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, momentum of a body is defined to be the product of its mass, the product of its mass, m, and velocity v, which is कितना हो गया, p is equals to m into v, ठीक है ना। So the momentum is it's a vector quantity. हाँ, Vector quantity, ठीक है। So what is the unit of this momentum? What is the unit of this momentum? I define the unit of momentum is kg meter per second. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी MLT -1, MLT -1 डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम को और भी एक तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्रिकेट खेला होगा, तो अगर आप लेदर की बॉल को कैच करेंगे देन यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, है ना। कैच करेंगे देन यू हैव टू अप्लाई, है ना, उसको मोर फोर्स। और अगर आप कैनवस की बॉल से कैच लेते हैं देन इट्स इजी टू कैच ए कैनवस बॉल, बिकॉज कैनवस की बॉल का आपका मास कम है एंड द मास ऑफ द लेदर बॉल आपका ज्यादा है ना।
तो वहां पे आप ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते, ज्यादा मोमेंटम यू विल एक्सपीरियंस ड्यू टू मोर मास ऑफ दैट बॉडी, है ना। तो ये हमने थोड़ा बात किया मोमेंटम से रिलेटेड, है ना। तो इस पे मोमेंटम से रिलेटेड हमने बात कर लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू योर चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो if you define P is equals to mv m into v, तो टेक अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें देन इट्स P is equals to mv, है ना ये। तो टेक द टाइम डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट with respect to P of equation 1। इसको हम जरा T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देन वी गेट dp over dt is equals to m dv over dt, ठीक है। तो हमने इसको हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन इन दिस केस व्हाट यू आर गेटिंग m into dv by dt is your, what is dv by dt? Exactly, Acceleration. acceleration. So your m into a is the force over the body, which is the change in momentum with time. In this way we have seen that how force is related to momentum, है ना। Force is change in momentum। ठीक है, तो ये हमने इससे रिलेटेड बात कर ली। अच्छा एक प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड, तो कि थोड़ा मोमेंटम हमने स्टडी किया ना, हमने काफी सारा स्टडी किया, मोमेंटम क्या है और ना। तो एक बार देखते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं इसके बेस्ड, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लर्न हो जाए। क्वेश्चन इज, एक मिनट, क्या न्यूमेरिकली ए बुलेट ऑफ मास, bullet of mass 0.04 kg moves with a speed of of 90 meter per second, ठीक है। enters a heavy wooden block, enters a heavy wooden block, heavy wooden block, ठीक है। and stopped after, and stopped after, and is stopped after a distance of 60 meters, 60 centimeter, ठीक है। What is the average resistive force? What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Exerted by the block on the bullet. Yeah, this is the question. तो आपको पता है कि देर इज सम, ये किसमें क्या लग रहा है, हमारा रिटार्डेशन लग रहा है, यानी आपका बॉब जो है वो इसका जो वेलोसिटी था वो क्या हो रहा है, इसका जो स्पीड था वो कम हो जाएगा जैसे वो ब्लॉक से टकराएगा, है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन का लैंग्वेज यही बता रहा है कि आपका ये है ना, ये आपका किसी हैवी ब्लॉक से, ये वुडन ब्लॉक से टकरा रहा है, और ये मान लो आपका बुलेट है, ये वेलोसिटी से आ रहा था, स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आके जैसे ही टकराया तो आफ्टर 60 सेंटीमीटर, मान लो ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर कवर की, इट स्टॉप्स। हाँ, तो हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, यानी ये कितना फोर्स लगाएगा कि ये आपका ये बुलेट रुक जाए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया है? हाँ, सबसे पहले आपका इनिशियल
हाँ हाँ हम सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, इनिशियल मोमेंटम। तो एक्चुअल में फोर्स निकालने के लिए आपको एक्चुअल में क्या चाहिए? देखो आपका देखो बात है कि फाइनली आपका पार्टिकल रुक जा रहा है, फाइनली हाँ। पार्टिकल क्या हो जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है u, दैट्स एक्चुअली जीरो, हाँ। है ना। और आपको थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी का भी आइडिया है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है कि मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, देन इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज योर 90, सॉरी ये तो मैंने फाइनल लिख दी ना, तो मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज योर v एक्चुअली, एंड V u, u इज 90 मीटर पर सेकंड, सेकेंड। ठीक है। और डिस्टेंस का भी हमें आइडिया है, डिस्टेंस का हमें आइडिया, दैट्स योर 60 सेंटीमीटर ना। तो आपको s भी पता है, s इज आल्सो यू नो दैट्स योर 60 सेंटीमीटर, विच इज 60 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ऑब्वियसली बहुत छोटी सी डिस्टेंस होगी, इसको ये इसका स्टॉप करेगा। तो आपको फाइनल वेलोसिटी का आइडिया है, आपको डिस्टेंस का आइडिया है, कितनी बार ये रुक गया, देन यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल में कि आपका कितना रिटार्डेशन होगा, यानी कितना ये कितना ऐसे V डीएक्सेलरेट कर। स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2 हाँ, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक बार निकाले नहीं कितना आ रहा है। तो आपका ये फॉर्मूला एक्चुअल बन गया, कितना बन गया, a निकालना है ना, तो इट्स माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना। तो एक बार थोड़ा सा वर्क करके देखें कितना आ रहा है ये। तो इट्स माइनस का यू स्क्वायर मीन्स, है ना, थोड़ा सा 2 मिनट दें, एक बार वर्कआउट करें, फिर फोर्स निकालते हैं, बताएं जरा फटाफट। ये न्यूटन्स लॉ पे एक हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये कुछ आ रहा है ना, 90 इंटू 90 हाँ, 90 into 92 into 60 इंटू 10 की पावर माइनस। into 10 power minus 2 आंसर। एक सेकेंड। तो ये कुछ आया होगा आपका मतलब 13500। इट्स योर आंसर, कंप्लीट आंसर, फाइनल आंसर। ये ओके ओके, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये इट विल गिव यू, बिकॉज एक्सेलरेशन है। आई ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। तो ये कुछ एक्सेलरेशन आएगा 36750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कुछ आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड नेट फोर्स। सो व्हाट इज योर नेट फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन का हम निगेटिव वैल्यू कीजिएगा, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, बिकॉज निगेटिव का मींस इट्स शोइंग, मतलब ये शो कर रहा है कि आपका पार्टिकल का वैल्यू कम हो रहा है। तो हमें फोर्स निकालना है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। और मास कितना है हमारे पास? मास 0.04 0.04 into your acceleration, which is -6 -50. So in this way you can calculate force by using the equation of है ना। तो it will give you something like 270 न्यूटन का आपका फोर्स है। तो it's a big force to stop a bullet, you required a big force ना, आपको large force चाहिए ना। It's a 270 न्यूटन इज ए हैवी फोर्स ना, काफी है ये। तो ये बात हो गई। तो ये तो अब एक और बात हम इस पे बात कर रहे हैं, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे। तो उसका एग्जैक्ट एक ये लैंग्वेज लिखते हैं जो कि आपके बहुत काम आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body
is directly proportional to is directly proportional to the applied force and डायरेक्शन के बारे में and takes place in the direction in which the force acts. Yes. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे कि भाई आपका जो मोमेंटम है दैट्स अलोंग, अभी एक ही डायरेक्शन में तो आप मोमेंटम लाएंगे क्योंकि आप रोटेशनल मैकेनिक्स तो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि ये मोमेंटम तो आपका एक ही डायरेक्शन में होगा. हाँ. तो एक 3 डायमेंशनल बॉडी जब आपका मूव कर रही है, देन एट दैट केस आप कैसे डिफाइन करेंगे मोमेंटम, है ना? तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? कंपोनेंट फॉर्म. हाँ. तो कंपोनेंट, हाँ क्या बता रहा? F is equal force. हाँ, फोर्स इन योर एक्स डायरेक्शन. अब एक्स डायरेक्शन में अगर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, देन यू विल गेट ए फोर्स इन एक्स डायरेक्शन व्हिच इज डिफाइंड एज dpx ओवर क्या हो गया? dt, which is also equal to m of your acceleration produced in x direction. Your acceleration. Again, your f of y is again dpy over dt. It's again m of ay and f of z कितना हो गया? It's a dpz over dt. As you know, these are vector quantities. Then your total force कैसे define होगा? Total force is defined as under root of these 3 forces, ना? ये ऐसे आप इसको define कर सकते हैं, यानी f of x, तो ये total जो force होगा that will define as your under root f of x square plus f of y f of z square. This total magnitude of your force, है ना? ठीक है. इनमें 3 डायमेंशनल अगर हम बात करें तो ये बात हो गई इससे रिलेटेड. अच्छा, एक और छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे दैट आल्सो यूजफुल फॉर योर. अभी एक एक्सरसाइज करते हैं. द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m m is described by ये डिस्क्राइब हो रहा है इस पाथ से. y is equals to ut plus half gt square. ठीक है, described as. ठीक है. और now find the force acting on the particle. The force acting on the particle. तो कैसे निकालेंगे इसको? ये d square y by dt square करके हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा. that's great. तो देखिए कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, फटाफट बताएं मुझे कितना आ रहा है एक्सेलरेशन. 2 टाइम theoretically. ये इंटरेस्टिंग है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. u plus gt आंसर g आ रहा है. एग्जैक्टली, यानी d2y dt square is your give you g, यानी it's your a is equals to क्या हो गया? Your gravitational acceleration. And for this case you will get the formula F force कितना लगेगा? m into g. So for gravitational ये F is equals to mg force के लिए जो आपकी equation of motion है that is y is equals to ut plus half gt square, जो कि हमने अभी इसमें स्टडी किया था, जो हमने काफी सारा अभी क्या किया था
ये अब पढ़ा था ना अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में, हाँ। concept आपका यूज हुआ था, इसलिए एक छोटा सा हमने प्रॉब्लम किया। अब हम थोड़ा सा इम्पल्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमारे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आप मतलब है आपको कॉन्सेप्ट इम्पल्स का? मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। Impulse is वो change in the direction of force in a short time period. शॉर्ट टाइम काफी हद तक ठीक है ये। तो इसका मतलब ये है कि इम्पल्स का मतलब होता है किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में आपका एकदम से आपका फोर्स बहुत ज्यादा लगा। जैसे अब मान लो कोई बहुत बड़े हथौड़े से कोई कील ठोक रहा है, बहुत लार्ज हथौड़े से, नहीं देखा वो आवाज आता है, पूरा वाइब्रेट कर जाता है, नहीं बहुत तेजी से आपका। तो उस केस में कैसा इम्पल्स आता है? इस इम्पल्स ना ऐसे कि आपको पूरा वेव ऐसे जा रहा था और एक झटके से एकदम से ये पूरा पीक मिल गया आपको, ये पीक मिल गया। फिर कुछ टाइम के बाद फिर एक पीक मिल गया, ऐसे ना। तो फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसका डेफिनेशन है, एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में। ए लार्ज force acts for a very short duration, acts for a very short duration, ठीक है। producing a finite change, producing a finite change, producing a finite change in momentum, in momentum, ठीक है। ये इसको फॉर्मुलेशन में दिखाएंगे इसको थोड़ा सा कि इम्पल्स इज नथिंग बट, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेरी शॉर्ट टाइम है जो कि टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। सो ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू, दिस इज आल्सो डिफाइंड फोर्स इनटू वेरी स्मॉल डेल्टा टी, है ना। तो ये क्या देगा आपको? दिस विल गिव यू Impulse. change in momentum. Impulse is nothing but change in momentum, ठीक है। यानी कि आप एवरेज से भी देखें, यानी आपका एवरेज फॉर्म है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज योर, है ना, एफ। तो यहीं से आपको चेंज इन मोमेंटम इज एफ इनटू डेल्टा टी, ठीक है। ये एक आपका दिस इन दिस वे वी डिफाइन इम्पल्स, है ना। तो ये बात हो गई इम्पल्स से रिलेटेड। एक छोटा सा इम्पल्स पे भी प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा पता चलेगा किस टाइप से इसमें प्रॉब्लम आते हैं। द क्वेश्चन इज, या a batsman hits back a ball, a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler, straight in the direction of the bowler, ठीक है, without changing its initial speed, without changing its initial speed, ठीक है। इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ, ये तो की इनिशियल स्पीड है आपकी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास का, बॉल का मास दिया है दैट इज 0.15 ऑफ केजी। निकालना है हमें इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, है ना। हमें इम्पल्स निकालना है। कैलकुलेट इम्पल्स, ठीक है। तो ये हमको इम्पल्स निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, है ना? Force.
हाँ, फोर्स तो हमें निकालना पड़ेगा, फोर्स और आपका उसके अलावा चेंज इन ये टाइम ड्यूरेशन, है ना। कितना हो गया ये? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम, एक सेकंड। या ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा इस क्वेश्चन को एज ए आपको एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ, एज ए आप होमवर्क इसको करिएगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट है, आप इसको आराम से निकालेंगे, यू विल गेट सम। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स का क्या हो गया? वही आपका न्यूटन और इसके न्यूटन साथ पर क्या है? सेकंड, न्यूटन न्यूटन सेकंड। सेकंड, न्यूटन सेकंड, दैट्स ऑल अबाउट योर न्यूटन सेकंड। तो हम थोड़ा सा अपना थर्ड लॉ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और रही बात उसको हम प्रॉपरली, तो हम इसको कल करेंगे थर्ड लॉ पे, और काफी सारा जो कल का लेक्चर लेगा दैट विल टोटली बेस्ड ऑन योर काफी सारा हम न्यूटन्स लॉ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि इस लॉ में थोड़ा आपका कई सारा सिस्टम आता है, कई सारा इसमें प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अब पुली का सिस्टम आता है ना। पुली के बेस एक तो आपका लीनियरली आपको कोई एंगल पे दे रखा होगा, दैट काइंड ऑफ सिस्टम। तो कल हम थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बताता है कि जो फोर्स होता है दैट अकर्स इन पेयर, फोर्स अकर्स इन पेयर, है ना। कि जब भी आप कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं, देन यू विल एक्सपीरियंस सम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना। तो फोर्स अगर एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, अगर एक बॉडी आपका ए, आई कंसीडर ए बॉडी ए, आई कंसीडर ए बॉडी बी, है ना। और अगर कोई बॉडी फोर्स ऑन ए बाई बी, यानी ए पे कोई फोर्स बी की वजह से लग रहा है, then it will also experience a equal and opposite force on B, यानी f of AB is equals to minus f of माइनस B, एफ ऑफ बी है। f of B, है ना। means force on A by B minus का force on B by A, ठीक है। so this is all about your Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, कि ये बताता है आपका। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफी हद तक फर्स्ट लॉ पे फर्क क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, है ना। तो फर्स्ट लॉ भी बताता है कि भाई वेक्टर सम आपका इट्स आपका जीरो है ना। दैट फर्स्ट, और ये फोर्स बता रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना। आप जब भी कोई फोर्स लगा रहे हैं देन यू विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना। तो काफी हद तक बात तो एक ही है, क्योंकि आप देखो अगर आप ये आप इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, you apply some force, then you again experience some force in opposite direction, है ना। आप इस पे फोर्स को लगाएं then you will also experience some force, है ना। तो ये ऐसे रिलेटेड टॉपिक, कल हम इस पे रिलेटेड पूरा थर्ड लॉ पे बात करेंगे और इससे रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर आज का लेक्चर फिर यहीं पे रोकते हैं ना। कल का लेक्चर हमारा थर्ड लॉ पे और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पे होगा। ओके ओके, इट इज रिक्वायर्ड सम टाइम, है ना, हमारे पास 1 ही 2 मिनट बचा है ना। चलो फिर कल फिर हम अपना क्लास ये कंटिन्यू करेंगे थर्ड लॉ से। ओके, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लें, पुराना आज हमने जितना डिस्कस किया है। नहीं आज क्वेरी आज तो थोड़ा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डे था ना, ये अलग चैप्टर का, तो थोड़ा बेसिक ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो फिर, ओके बाय बाय, थैंक यू सर। ओ वेलकम।